विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब होता है? 1336 ईस्वी में होता है। और विजयनगर साम्राज्य का जो है यानी उसका स्थापना करने वाला दो भाई था। दो भाई का क्या क्या नाम था? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने जो है विजयनगर साम्राज्य का स्थापना। जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। और विजयनगर का जो है अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है विजयनगर का? विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। क्या होता है? जीत का शहर होता है। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। अगला प्रश्न है कि हरिहर और बुक्का ने जो है विजयनगर का जो स्थापना किया था, ठीक है, स्थापना किया था हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर का जो स्थापना किया था, किस संत के आशीर्वाद से किया था? किस संत के आशीर्वाद से किया था? संत जो है उस संत का नाम होता है विद्यारण्य संत। कौन ना संत है? विद्यारण्य संत के जो है आशीर्वाद से जो है स्थापना। हरिहर बुक्का ने जो है अपने पिता किसके नाम पर संगम राजवंश का जो है यानी स्थापना किया? संगम राजवंश का जो स्थापना किया था, ठीक है, किसके नाम पर किया था? अपने पिता किसके नाम पर? उसका पिता का क्या नाम? संगम। उसका पिताजी का नाम, हरिहर बुक्का के पिताजी का नाम था संगम। संगम के नाम पर ही जो है संगम राजवंश स्थापित किया। विजयनगर की राजधानी कहाँ होता है? विजयनगर की राजधानी कहाँ होता है? हम्पी। कहाँ होता है? हम्पी होता है। विजयनगर साम्राज्य जो होता है ये विजयनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? विजयनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? कौन सा नदी? तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित होता है। विजयनगर साम्राज्य के जब स्थापना हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का जब स्थापना हुआ था उस समय जो है कौन सी भाषा थी? उस समय कौन सी भाषा थी? राज्य की भाषा क्या थी? तेलुगु। क्या थी? राज्य की भाषा तेलुगु थी। क्या थी? तेलुगु थी। अगला प्रश्न है हम्पी के भवनावशेषों को किसके द्वारा प्रकाशित किया था? हम्पी का जो भवनावशेष है, जितना भी अवशेष मिला था उसने किसके द्वारा प्रकाशित किया था? प्रकाशित करने वाला था कोलिन मैकेंजी। कौन था? कोलिन मैकेंजी ने जो है हम्पी का जो अवशेष है उसका प्रकाशित डाला। अगला प्रश्न है कि हरिहर बुक्का जो है वारंगल के काकतीय शासक किसके सामंत है? वारंगल का जो काकतीय शासक किसके सामंत है? प्रताप रुद्रदेव। किसका? प्रताप रुद्रदेव के सामंत है। विजय रुद्रमादेव बहुत दूसरा चीज है। रुद्रमादेव काकतीय से रुद्रदेव के सामंत है। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य में बहुत सा राजवंश आया। विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारा राजवंश आया। तो विजयनगर राज्य में जो है राजवंश का क्रम बताना है। किस क्रम में कौन कौन राजवंश यानी शासन किया विजयनगर साम्राज्य? पहला संगावंश, न कुछ नहीं बताना है। यानी क्या बताएं हम कि संगम राजवंश का जो है यानी साम्राज्य जब उदय होता है तो उसमें बहुत सारा राजवंश शासन करता है। तो राजवंश का क्रम बताना है वंश का। पहला तो संगम वंश, दूसरा पहला आता है या 1 नंबर से पहला आता है संगम वंश के बाद आता है सुलु वंश के बाद आता है तुलु वंश के बाद आता है आराकेडु वंश। कौन होता है? आराकेडु वंश। समझ में आ गया? यानी 4 राजवंश ने जो शासन किया था, संगम वंश, सुलु वंश, आराकेडु वंश ने जो है शासन किया था। अगला प्रश्न है कि बुक्का प्रथम ने जो है किसकी उपाधि धारण किया? बुक्का प्रथम ने किसकी उपाधि धारण किया था? बुक्का प्रथम ने किसकी उपाधि धारण किया था? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। कौन सा? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक का जो उपाधि धारण किया था बुक्का प्रथम के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हरिहर द्वितीय ने जो है संगम शासकों में सबसे पहले जो है
किसने सॉरी यानी महाराजा धीराज की उपाधि जो यानी उसको दिया गया था, उपाधि मिला था संगम शासक, किसको सबसे पहले मिला था? महाराजा धीराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था सबसे पहले कौन था? हरिहर द्वितीय। कौन था? पूछा जाएगा कि संगम राजवंश का पहला शासक कौन था जिनको उसको जो है कि किसको उपाधि दिया था? महाधीराज की उपाधि से उसको उपाधि सम्मानित किया गया था हरिहर द्वितीय को संगम राजवंश। अगला प्रश्न है कि देवराय विजयनगर में जो है देवराय प्रथम ने शासन किया, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में जो है कौन सा यात्री आया था विजयनगर साम्राज्य? निकोला कांटी। कौन आया था? निकोला कांटी विजयनगर साम्राज्य का जो साम्राज्य था आया, तो किसके शासनकाल में आया था? नहीं, अभी तो बताएं। देवराय प्रथम। वो किसके समय में? देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन आता है विजयनगर? निकोला कांटी आता है। वो निकोला कांटी जो किस देश का था? निकोला कांटी इटली का था। कहाँ का था? इटली का निकोला कांटी था। जब ये आया तो वो किसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया? निकोला कांटी आया तो भारत में जो विजयनगर में आया तो वो किसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया, विस्तृत किया पूरा जानकारी? दास प्रथा के बारे में। किसके बारे में? दास प्रथा के बारे में पूरा तरह से यानी विस्तृत अध्ययन किया। अगला प्रश्न है कि किसने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नहरे में पानी यानी लाया जा सके? नहरें ला सकता है, ठीक है। यानी नगर का जो है बांध बनाया नहर में, ताकि जो नहर में जो है क्या छोड़ा जाए? पानी छोड़ा जाए। इस तरह से जो बांध का जो निर्माण तुंगभद्रा नदी पर करता है, कौन करता है? देवराय प्रथम करता है। कौन करता है? देवराय प्रथम करता है। अगला प्रश्न है सिंचाई के लिए उसने जो है जो बांध बनाया था, किस नदी पर बांध बनाया था? सिंचाई के लिए बनाया था ये हरिद्रा नदी। कौन सा नदी? हरिद्रा नदी पर जो है बांध बनाया, उसी ने बनाया। किसने? देवराय प्रथम के द्वारा। उस सिंचाई के लिए स्पेशल बनाया था हरिद्रा नदी। कौन सा नदी? हरिद्रा नदी। अगला पढ़ना हरिहर बुक्का का शासनकाल थोड़ा सा देख लो। हरिहर का जो है शासनकाल कितना होता है? जो हरिहर बुक्का था, दो भाई था, ठीक है। हरिहर का 1336 से 1356, कितना 20 साल राज का था। 1336 से 1356 के बीच जो हरिहर करता है। सर बुक्का प्रथम जो है कब करता है? बुक्का प्रथम का 1356 से 1377, 1356 से 1377 करता है। उसके बाद जो है हरिहर द्वितीय आता है। हरिहर द्वितीय का 1377 से लेकर 1404, कितना होता है? 1377 से लेकर 1404 तक हरिहर द्वितीय करता है। और देवराय प्रथम कब होता है? देवराय प्रथम का 1406 से 1442, 1406 से 1442 में जो है देवराय प्रथम होता है। उसके बाद देवराय द्वितीय आता है। देवराय द्वितीय 1422 से लेकर 1446 के बीच कौन आता है? देवराय द्वितीय का शासनकाल आता है। उसके बाद जो है मल्लिकार्जुन आता है 1446 से 1465 के बीच में। अगला बताना है कि किस कवि का लिखा गया? अष्टदिग्गज कवि था, ठीक है। अष्टदिग्गज कवि था। अष्टदिग्गज जो कवि था वो किसके दरबार में रहा करता था? अष्टदिग्गज विजयनगर के दरबार में, विजयनगर का ही था। उसमें भी कृष्णदेवराय। कौन था? कृष्णदेवराय के समय में ही कितना विद्वान रहता था? अष्टदिग्गज, 8 दिग्गज यानी 8 कवि रहता था, ठीक है। तो इसमें से 8 कवि का नाम होता है। 8 कवि का नाम है अलसनी पद्दन और नंदी तिस्म। नंदी तिस्म हो गया। भट्टमूर्ति, धुरजती, मल्लन, अच्युत राय, पिंगाली, तेनाली रामकृष्ण, ठीक है। अब इसमें से जो है कुछ महत्वपूर्ण इसमें पुस्तक इसके द्वारा लिखा गया है। पूछा जाएगा कि हरि कथा सागर जो है किसके द्वारा लिखा गया? हरि कथा सागर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है अलसनी के द्वारा। किसके द्वारा? अलसनी कवि के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद
नेक्स्ट है पांडुरंग महात्म्य। पांडुरंग महात्म्य जो है ये लिखा गया है, रचना किसके द्वारा लिखा गया? तेनाली रामकृष्णन। किसके द्वारा? तेनाली रामकृष्णन के द्वारा लिखा गया। अब तेलुगु के 5 महाकाव्य, ठीक है, तेलुगु के 5 महाकाव्य है, 5 को महाकाव्य लिखा, जैसे रामायण महाभारत महाकाव्य है, उसी प्रकार से जो है तेलुगु में जो है 5 को महाकाव्य लिखा। उसमें एक अमुक्ता क्या है? आमुक्त माल्यात। कौन है? आमुक्त माल्यात जो है किसके द्वारा लिखा गया? फेमस बुक है, फेमस रचनाकार है आमुक्त माल्यात, श्री कृष्ण देवराय। कौन था? कृष्ण देवराय के द्वारा लिखा गया था, कृष्ण देवराय के द्वारा। ये बहुत फेमस महाकाव्य है आमुक्त माल्यात। अगला प्रश्न है मनुचरित्रम। मनुचरित्रम महाकाव्य है, तेलुगु का महाकाव्य है मनुचरित्रम। किसके द्वारा लिखा गया है? अलसनी के द्वारा, अलसनी के द्वारा लिखा गया। एक है वसुचरित। वसुचरित, वसुचरित जो है किसके द्वारा लिखा गया है? भट्ट मूर्ति के द्वारा। किसके द्वारा? भट्ट मूर्ति के द्वारा। उसके पांडुरंग महात्म्य। पांडुरंग महात्म्य किसके द्वारा लिखा गया? तेनाली रामकृष्ण। यहाँ से ये पूछा जाएगा कि तेलुगु के जो है 5 महाकाव्य कौन कौन है, ठीक है? तेलुगु के 5 या पूछा जाएगा तेलुगु के जो है कितने महाकाव्य हैं? टोटल तेलुगु के कितने महाकाव्य है? 5 महाकाव्य है। 5 महाकाव्य का जो है इसमें ऑप्शन में नाम दे सकता है, जैसे रामायण महाभारत लोग याद करता है, पर तेलुगु में जो है बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा है इसके द्वारा, ठीक है? 5 है। तो ये क्या हो गया? आमुक्त माल्यात, मनुचरितम, वसुचरित, उसके बाद राघव पांडवियमु, उसके बाद पांडुरंग महात्म्य। ये जो 5 जो है तेलुगु के महाकाव्य। अगला प्रश्न है संगम साहित्य के सबसे प्रतापी राजा कौन था? संगम साहित्य का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय। कौन था? देवराय द्वितीय जो है संगम राजवंश का सबसे प्रतापी राजा होता है। कौन? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को जो है, और हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं? देवराय द्वितीय, इमादी देवराय द्वितीय। क्या बोलते हैं? इमादी देवराय द्वितीय के नाम से जो है हम इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर जो है एक फारसी राजदूत आया था, वो राजदूत का क्या नाम? फारसी राजदूत आया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था ये अब्दुल रज्जाक। कौन आया था? अब्दुल, फारसी राजदूत था अब्दुल रज्जाक जो है। पूछा जाएगा कि विजयनगर जो है किसके समय आया था? वो देवराय द्वितीय के समय में आता है। अगला प्रश्न है तेलुगु कवि कौन था जिन्होंने जो है देवराय द्वितीय के दरबार में जो यानी कुछ दिन के लिए बिताया था? कुछ दिन के लिए बिताया था, तेलुगु साहित्य था, तेलुगु कवि श्रीनाथ। कौन था? श्रीनाथ जो है तेलुगु कवि था, तो कुछ दिन जो है किसके दरबार में बिताया था? देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। अगला प्रश्न है फरिश्ता के अनुसार जो है किसने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और उन्हें जागीरें प्रदान किया था? जो है कि विजयनगर में किसका शासन था जिन्होंने फरिश्ता के अनुसार बताया कि 2000 जो है क्या मुसलमान क्या किसमें भर्ती होना चाहिए? उसके यानी भर्ती कराया गया, ठीक है? हाँ, फरिश्ता के अनुसार। और उसको क्या प्रदान किया? जागीर दी गई। क्या दी गई? जागीर दी गई। वो किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय। किसके समय? देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही जो है ये इसके अनुसार, किसके अनुसार बोला था ये? तेलुगु तो सॉरी फरिश्ता के अनुसार। किसके अनुसार? फरिश्ता के अनुसार। अगला प्रश्न है एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को किसका नाम से जाना जाता है? क्या कहा गया उसको अभिलेख में देवराय द्वितीय को? जगबेटकर। क्या कहा गया? जगबेटकर कहा गया। देवराय द्वितीय को क्या कहा गया? जगबेटकर कहा गया। एक अभिलेख में उसको क्या कहा गया? जगबेटकर। जगबेटकर का मतलब क्या होता है? जगबेटकर का मतलब क्या होता है? हाथियों का शिकारी को क्या होता है? हाथियों का शिकारी जो है जगबेटकर होता है। अगला प्रश्न है किसने संस्कृत ग्रंथ
सुधा निधि एवं जो है ब्रह्मसूत्र की रचना किया था। ब्रह्मसूत्र की रचना और महानाटक सुधा निधि की रचना किसने किया था? देवराय द्वितीय। किसने किया था? देवराय द्वितीय। अगला प्रश्न है, किसको जो है प्रोट देवराय कहा गया है? किसको प्रोट देवराय कहा गया है? मल्लिकार्जुन। किसको कहा गया है? मल्लिकार्जुन को जो है प्रोट देवराय के नाम से उसको जाना जाता है। अब जैसे ही खत्म होता है वो खत्म हो गया, कौन सा वंश? संगम और राजवंश खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं कौन? सुलु वंश। अब सालू वंश का जो है संस्थापक कौन होता है? सालू वंश का संस्थापक कौन होता है? नरहरि। कौन होता है? नरहरि होता है। सालू वंश का नरहरि होता है। अगला बताना है कि तुलु वंश का संस्थापक कौन है? वो तो क्या हो गया? सुलु हो गया। अब तुलु वंश का संस्थापक होता है, तुलु वंश का संस्थापक होता है वीर नरसिंह। क्या होता है? वीर नरसिंह होता है। किसका? सुलु वंश का स्थापना करता है। तुलु वंश का स्थापना किया वीर नरसिंह के द्वारा करता है। उसके बाद तुलु वंश का सबसे महान शासक कौन होता है? तुलु वंश का सबसे महान शासक, तो तुलु वंश का सबसे महान शासक वही होता है कि कृष्ण देव राय। कौन होता है? पूछा जाएगा कि कृष्ण देव राय जो है किस वंश के राजा थे? किस राजा? तुलु वंश का। किसका था? तुलु वंश के राजा महान शासक थे। और ये कृष्ण देव राय ही सबसे जो इसी के दरबार में क्या रहता था? 8 दिग्गज रहता था। 8 अगस्त 1509 को जो है वो शासक बनता है। तुलु वंश का शासक कब बनता है? 8 अगस्त 1509 में शासक बनता है। अगला यह है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में बाबरनामा में जो है कृष्ण देव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बनाया था। इसमें कृष्ण देव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो बताया था, किस पुस्तक में बताया गया था? बाबरनामा में। कौन सा पुस्तक में? बाबरनामा में जो है बताया गया। बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? बाबर के द्वारा लिखा गया था। बाबर लिखा था अपने आत्मकथा लिखा था, अपने द्वारा खुद लिखा था। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, बाबर पढ़ा लिखा। अगला प्रश्न है, कृष्ण देवराय के शासनकाल में जो है पुर्तगाली यात्री कौन आया था? इसके समय पुर्तगाली यात्री आया था। पुर्तगाली यात्री का क्या नाम? क्या नाम होता है? नुनीज नहीं, इसका नाम होता है डोमिगोस पायस। क्या होता है? डोमिगोस पायस। डोमिगोस पायस पुर्तगाली यात्री जो है किसके दरबार में आया था? कृष्ण देव राय। किसके समय में आया था? कृष्ण देव राय के शासनकाल में आया था। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अष्ट दिग्गज कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इसको अष्ट दिग्गज कहते हैं। अगला प्रश्न है, अष्ट दिग्गज तेलुगु कवियों में सर्वप्रमुख यानी उसमें सबसे प्रमुख कौन था? अष्ट दिग्गज अलसनी पेड्डन। कौन था? अलसनी। ये जो है 2 भाषा के ज्ञाता थे, 2 भाषा बहुत ज्यादा जानकार था, इसीलिए सबसे प्रमुख रखा था। संस्कृत और तेलुगु। संस्कृत और तेलुगु से जो है दोनों भाषा के विद्वान था। इसीलिए जो है कहा जाता है कि तेलुगु कविता का पितामह वो आंध्र कविता का पितामह की उपाधि दिया गया था। इसको क्या कहा गया है? पितामह कहा गया है। किसका पितामह? कौन? किसका? तेलुगु कविता। किसका? तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। किसको कहा गया था? उसका नाम क्या है? अलसनी पेद्दन। कौन है अलसनी पेद्दन? जो है उसको तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है और आंध्र कविता का भी पिता कहा जाता है। आंध्र कविता का पितामह और तेलुगु कविता का भी पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासी युग कहा गया? किसके शासनकाल को जो है तेलुगु जो है साहित्य होता है उसका क्लासिक युग के नाम से जाना, क्लासिक युग कहा जाता है। क्लासिक युग कहा जाता है किसको? कृष्ण देव राय शासनकाल। कृष्ण देव राय के शासनकाल को क्या कहा गया? क्लासिक युग कहा गया। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन होता है? तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव होता है। कौन होता है? सदाशिव होता है। अगला बताना है, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? राक्षसी तंगड़ी का युद्ध हुआ 1565। कब होता है? 1565 होता है। डेट याद है 1565 का? तालीकोटा, जिसको युद्ध के नाम से जानते हैं, तालीकोटा का युद्ध
तालीकोटा का युद्ध कब होता है? 1565 कब होता है? डेट के साथ 23 जनवरी कब होता है? 23 जनवरी 1565 को जो है तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसको हम लोग जो है बन्नीहट्टी का भी युद्ध के नाम से जानते हैं, 3 युद्ध कहते हैं, बन्नीहट्टी का युद्ध भी कहते हैं। ये इसमें जब इसमें इसका परिणाम क्या हुआ, जब इसका जो यानी क्या युद्ध हुआ था तालीकोटा के युद्ध में, क्या हुआ? विजयनगर का साम्राज्य का क्या हो गया? समाप्त हो गया, यानी उसका अंत हो जाता है। विजय यही युद्ध था जो कि विजयनगर जितना भी था वो समाप्त हो गया, पतन हो गया 1565 23 जनवरी 1865 को होता है। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के विरुद्ध में बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल कौन कौन था? विजयनगर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर हुआ करता था। अगला बताना है कि तालीकोटा के युद्ध में, तालीकोटा के युद्ध 1565 23 जनवरी 1565 में हुआ था, तो विजयनगर से जो है उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? कौन इसका नेतृत्व कर रहा है? विजय राम रॉय कौन कर रहा था? राम रॉय ने इसका नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, किसके द्वारा ये कर रहा था? राम राय के द्वारा इसका नेतृत्व कर रहा था। अगला बता, विजयनगर के चौथे राजवंश का क्या नाम होता है? चौथे राजवंश का क्या नाम? ऐसे पूछ देता है, प्रथम राजवंश, द्वितीय राजवंश, तृतीय राजवंश और चतुर्थ राजवंश। एक बार बता देते हैं, पहला राजवंश का नाम होता है संगम राजवंश, दूसरा होता है सुलू राजवंश, तीसरा होता है तुलु होता है, उसके बाद चौथा अराविडु वंश। क्या होता है? अराविडु वंश होता है। चौथा राजवंश का नाम पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा? अराविडु वंश हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अराविडु वंश जो है पतन हो गया था, तो विजयनगर के अंतर्गत में भी तो अराविडु वंश आया ना। अराविडु वंश यानी चौथा था अराविडु वंश। चौथा था तो 1565 के बाद फिर तब इस शासन कैसे किया? क्या यानी पतन हो गया? जो शासक था जो है ना, यानी पतन यानी जो शक्तिशाली था वो खत्म हो गया, जो उसका जो है ना। अब जैसे मुगल जैसे सबसे शक्तिशाली था, और ये कौन था? धीरे धीरे बाबर हुआ, बाबर के बाद होता है कौन आता है? बाबर के बाद हुमायूं के बाद आता है अकबर आता है, अकबर के बाद जहांगीर। उसी प्रकार से जो है लास्ट में सबसे शक्तिशाली आता है औरंगजेब आता है। औरंगजेब का मृत्यु 1707 होने के बाद जो है धीरे धीरे वो जो है क्या होता है, उसका जो है यानी मुगल जो बादशाह जो है वो जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी जो उसका जो थी रहता है, ठीक है, उसके बाद धीरे छोटा छोटा होता है, उस तरह से उसको ज्ञात नहीं होता है। उसी प्रकार से यहाँ जो है चौथा राजवंश अराविडु वंश होता है। ठीक है, अराविडु वंश का पूछा जाएगा कि अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन होता है? अच्छा, अराविडु वंश का अंतिम शासक, उससे पहले जो है अराविडु वंश का संस्थापक कौन होता है? ये तो पहले पता। उसके बाद अंतिम शासक अराविडु वंश का संस्थापक होता है तिरुमल। कौन होता है? तिरुमल होता है। और अंतिम शासक कौन होता है? रंगा तृतीय। कौन होता है? रंगा तृतीय जो होता है, कौन होता है इसका? रंगा तृतीय क्या होता है? अंतिम शासक होता है। अब जो है इसमें कुछ महत्वपूर्ण शासन काल में जो विजयनगर में जो आने वाला कुछ विदेशी यात्री, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। निकोला कांटी जो आया था, यात्री जो था, ये किसके शासन काल में आया था? ये चीज बताना है। निकोला कांटी किसके समय आया था? देवराय प्रथम के समय। किसके समय आया था? देवराय प्रथम के शासन काल में आता है। ये किस देश का था निकोला कांटी? ये भी बता दो, इटली का था। ये कब आता है? 1420 में आता है। कब आता है? 1420 में आता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक भी था। अब्दुल रजाक जो है कहाँ का था? हम बताए थे अब्दुल रजाक एक क्या था? राजदूत था। क्या था? फारस का राजदूत था। अब्दुल रजाक फारस का राजदूत था। ये जो है किसके शासनकाल में आता है? फारस राजा देवराय द्वितीय के समय। किसके समय आया? देवराय द्वितीय के समय आया था। देवराय द्वितीय के समय जो हुआ था, ये कब आया था? उसके शासन काल में 1442 में। कब आता है? 1442 में आता है। उसके बाद आता है एक नूनिज। कौन आता है? नूनिज जो है कहाँ का यात्री था? नूनिज जो है कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का। कहाँ का था? नूनिज पुर्तगाल यात्री। पूछा जाएगा कि नूनिज जो है किस देश का था, किस देश का यात्री था? कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ये पूछा जाएगा नूनिज जो है किसके शासन काल में आया था? विजयनगर का जो राजवंश का तो यार राजा था, किसके राजा के दरबार में आया था? अच्युत राय। इसी समय अच्युत राय के दरबार में कौन आता है? नूनिज आता है। कौन आता है? नूनिज आता है। नूनिज पता चल गया कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ये कब आता है? 1535 में। कब आता है? 1535 में आता है। अब एक और नाम भी हम अभी चर्चा किए थे, डोमिनियस पायस। कौन? डोमिनियस पायस जो है वो कहाँ का था? डोमिनियस पायस कहाँ का था?
ये भी पुर्तगाल का था, ये भी कहाँ का था, पुर्तगाल का था। ये पुर्तगाल का तो किसके समय आया था, किसके समय आया था ये? तो सबसे बेस्ट कवि का नाम होता है क्लासी, किसके शासनकाल को कहा था, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के शासनकाल को क्लासी युग के कहा गया है, उसी के शासनकाल में आया था। कौन आया था, डोमिनियस पायस। डोमिनियस पायस आया था, ये 1515 में आता है। कब आता है, 1515 में आता है, कृष्ण देवराय के शासनकाल में। 1515 में नूनी जाता है। कौन आता है, 1500 पहले 35 में आ गया। हाँ पहले आ गया, मतलब ये बुक में जो पहले ही मतलब उसको कर दिया, बाद में समझ में आया। हाँ। उसके बाद बारबोसा। कौन, बारबोसा। बारबोसा ये किस देश का था, बारबोसा किस देश का था, बारबोसा इटली का ही था। क्या था, बारबोसा भी इटली का था। ये किसके समय में आया था, ये भी जो है उसी के समय में आया था, जो बोले अभी, क्या बोले, कृष्ण देवराय। कृष्ण देवराय यह भी सेम शासनकाल में 1516 में यह एंट्री कर लेता है। थोड़ा सा इसको खत्म कर लेते हैं विजयनगर। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में जो है ना यानी भू राजस्व होता था, ठीक है, भू राजस्व की दर का जो कितना भाग हुआ करता था, क्या कि इसी सब पूछा जाता है। विजयनगर साम्राज्य में कितना भाग होता था, 1/6 भाग। कितना भाग होता था, 1/6 भाग हुआ करता था। उसके बाद जो है जो विवाह होता था, विवाह वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से जो विवाह करने के लिए जो है इस कर से मुक्त कर जो इसमें कोई भी विवाह शादी होता सबसे कर लेता था, पर जो विधवा होता था उससे जो है जो कर होता था वो उसके लिए क्या था, उसके लिए मुफ्त था, उसके लिए क्या था, मुफ्त था। अगला प्रश्न है इसमें चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता था, वीर पंचाल। क्या कहा था, वीर पंचाल के नाम से जाना गया। और अगला बताना है कि विजयनगर जो है किसके लिए प्रचलित था, मुख्य रूप से किसके लिए वो प्रचलित था, दास प्रथा के लिए प्रचलित था। किसके लिए प्रचलित था, दास प्रथा के लिए जो है वो प्रचलित था। और मनुष्यों के क्रय विक्रय को जो है उस समय क्या कहा गया, मनुष्य जो है क्रय विक्रय कर रहा था, लेन देन कर रहा था, ठीक है, खरीदारी बिकता करता था, तो उसको वेशबक कहते हैं। क्या कहता है, वेशबक कहा गया। उस समय जो पर्दा प्रथा जो प्रचलित नहीं था, उस समय क्या था, पर्दा प्रथा भी प्रचलित नहीं था, और बाल विवाह यानी सामान्य प्रथा में रूप में यानी चल रहा था। अगला प्रश्न, मंदिरों में रहने वाली स्त्री। उस समय जो विजयनगर साम्राज्य में जो मंदिर में जो रहता था वो जो स्त्री को उसको क्या कहा गया, मंदिर में रहता था उस समय स्त्री को क्या कहा गया, तो देवदासी कहा गया। क्या कहा गया, देवदासी कहा गया। क्या कहा गया, देवदासी के नाम से जाना गया है। उसके बाद जो है संत विद्यारण्य ने संगीत ग्रंथ जो है क्या लिखा, संगीत सार। क्या लिखा, संगीत सार। विद्यारण्य को कौन संत था जो कि उसी के आशीर्वाद से जो है प्राप्त किया था, कौन, हरिहर और बुक्का ने जो है उसी के आशीर्वाद से जो है संगम राजवंश का क्या करता है, स्थापना कर देता है। विद्यारण्य संत के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक संगीत सार होता है। क्या होता है, संगीत सार होता है। अगला एक लास्ट प्रश्न पूछ लेते हैं इसमें लास्ट प्रश्न पूछ लेते हैं कि विजयनगर का जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का, विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का का जो है क्या नाम होता है, प्रसिद्ध सिक्का का नाम होता है स्वर्ण का वरा। क्या होता है, स्वर्ण का वरा होता है। तो इसका वजन होता है 52 ग्रेन होता है। कितना ग्रेन होता है, यानी 52 ग्रेन का होता है। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी उसका सिक्का क्या नाम था, वरा, स्वर्ण का वरा, स्वर्ण का वरा। बस रहने देते हैं।